नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस टॉपिक से हिंदी में एक या दो क्वेश्चन का नंबर जरूर बनता है इस हिंदी के टॉपिक से किसी भी एग्जाम में। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे, पूरी डिटेल्स में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की एक शाखा है। इंडो का मतलब हो गया इंडिया यानी भारत और यूरोपियन का मतलब हो गया यूरोप। तो भारोपीय परिवार की शाखा है हिंदी। अब कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो भारत में आर्य थे वो एक विदेशी शक्ति थी, वो विदेश से आए थे, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो आर्य थे वो भारत के ही थे। तो खैर वो इतिहास का एक अलग टॉपिक है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो माना जाता है कि जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। यहाँ पे हुआ ऐसा था कि जो आर्य लोग थे वो दो शाखाओं में बंटे थे। एक शाखा उनकी गई भारतीय ईरानी शाखा के रूप में बटी और दूसरी शाखा गई यूरोपीय शाखा के रूप में। तो इसको हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमने चर्चा करनी है इसकी। तो माना यह जाता है कि जो आर्य थे वो ईरान से होकर कहाँ आए, भारत आए। और जब वो भारत आए ईरान से होकर तो उनको कहा गया भारतीय ईरानी शाखा, और इनकी जो भाषा थी उसको कहा गया भारतीय आर्य भाषा यानी इंडो आर्यन लैंग्वेज, भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा जब ये भारत में आए तो इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी संस्कृत। तो जो शुरुआत मानी जाती है, जो जननी मानी जाती है हिंदी की, वो कौन मानी जाती है, संस्कृत मानी जाती है। क्योंकि जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और उसी संस्कृत से विकास होता है हिंदी भाषा का। अब यहाँ पे जो भारतीय आर्य भाषा यानी इंडो आर्यन भाषा है उसको समय के अनुसार यानी काल के अनुसार तीन काल में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो हमारी आधुनिक भाषा है हिंदी और बहुत सारी अन्य भाषाएं। तो अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो जो प्राचीन भारत का काल है, समय है, वो माना जाता है 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक या 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 या 600 ईसा पूर्व के आसपास का ये काल यानी समय माना जाता है। और इस समय जो आर्य थे यहाँ पे वो रहते थे और उनकी भाषा कौन थी, संस्कृत थी। तो उनकी उस समय वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति, ये दो भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति को यहाँ पे छांदस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छांदस। और साथ ही साथ जो ये लौकिक संस्कृति है, ये जो मतलब लौकिक भाषा थी संस्कृत भाषा, इसको लौकिक संस्कृति ही कहा जाता है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, मुख्यतः वो थी आपकी संस्कृत भाषा, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी, वो संस्कृत ही उनकी भाषा थी। और अब संस्कृत से विकास होता है बहुत सारी अन्य भाषाओं का, और अंत में हमें देखने को मिलता है कि हिंदी का यहाँ पे विकास होता है। तो कैसे कैसे होता है हिंदी का विकास, उसके बाद आता है यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यानी जो मध्यकालीन भारत था उसकी जो लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी, उसको कहा जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आर्य भाषा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विकास सबका किससे हुआ है, आर्य भाषा यानी जो संस्कृत है उससे इन सभी का विकास होता है। तो जो मध्यकालीन भारत है उसका समय होता है यहाँ पे 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। और यहाँ पे जो भाषा का विकास वो कैसे हुआ, यहाँ पे पाली भाषा विकसित हुई, उसके बाद यहाँ पे पाली से प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ, और फिर प्राकृतिक भाषा से विकास होता है आपका अपभ्रंश। अब देखो जो पाली भाषा है, पाली भाषा, इसमें जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। उसके बाद प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा में किसने अपने उपदेश दिए, महावीर स्वामी ने। उसके बाद आता है अपभ्रंश। तो जो हिंदी का इतिहास शुरू होता है वो अपभ्रंश से ही शुरू होता माना जाता है। तो ये हो गया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें पाली हो गया, प्राकृतिक भाषा हो गया जिसमें महावीर स्वामी ने यहाँ पे अपने उपदेश दिए थे। ये जैन धर्म थे, ये बौद्ध धर्म थे, गौतम बुद्ध जिन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। और उसके बाद अंत में यहाँ पे अपभ्रंश भाषा का विकास होता है, और इसी अपभ्रंश को माना जाता है, यहाँ से ही शुरू होता है हिंदी भाषा का इतिहास। उसके बाद आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है उसका मुख्य विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से, क्योंकि अंतिम जो यहाँ पे समकालीन भारतीय आर्य भाषा थी वो कौन थी, अपभ्रंश थी। फिर अपभ्रंश से यहाँ पे विकास होता है मिश्रित हिंदी का। मिश्रित हिंदी में बहुत सारी अन्य भाषाएं आ जाती है, हिंदी होगी
और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसमें जैसे आपकी मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, सिंधी, ये सारी भाषाएं जो आज बोली जाती है इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ पे बार बार भारतीय आर्य भाषा इसलिए आ रहा है क्योंकि विकास किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ, और संस्कृत किसकी भाषा थी, वो थी आर्यों की, आर्य लोगों की भाषा थी संस्कृत। तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी की जो जननी माना जाता है वो किसको माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। ये आपको पॉइंट नोट कर देना है। तो यह है यहाँ पे भाषा के विकास का क्रम। सबसे पहले संस्कृत जो आर्यों की भाषा थी, उसके बाद संस्कृत से विकास होता है पाली भाषा का। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, पाली भाषा में दिए। उसके बाद पाली के बाद विकास होता है यहाँ पे प्राकृतिक भाषा का। तो प्राकृतिक भाषा में किसने उपदेश दिया, महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। उसके बाद प्राकृतिक भाषा से यहाँ पे विकास होता है अपभ्रंश का। तो जो हिंदी के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है वो अपभ्रंश से ही माना जाता है, और अपभ्रंश से उसके बाद विकास होता है अवहट का। अब ये अवहट क्या है, तो अवहट है जो ये अपभ्रंश का, अपभ्रंश किसको कहा जाता है, वो अवहट को ही कहा जाता है, या इसको परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है क्योंकि ये अपभ्रंश से विकसित होती है। और अपभ्रंश और जो आधुनिक यहाँ पे क्या है भारतीय आर्य भाषा है, उनके बीच की संक्रमणकालीन भाषा किसको कहा जाता है, अवहट को कहा जाता है। यहाँ पे अपभ्रंश हो गया और यहाँ पे हो गया आपकी जो आधुनिक आर्य भाषा है या प्रारंभिक हिंदी जिसको कहते हैं। तो इनके बीच की जो क्या मानी जाती है, संक्रमणकालीन भाषा मानी जाती है, उसको क्या माना जाता है, उसको कहा जाता है अवहट। तो अवहट के बाद कौन सा भाषा विकसित होती है, प्रारंभिक हिंदी। तो अभी तक यहाँ पे हमने ये समझ लिया यहाँ पे कि हिंदी भाषा का विकास किन किन भाषाओं से और कैसे कैसे होता है। अब हम यहाँ पे अपभ्रंश भाषा की बात करें, क्योंकि हिंदी की जो जस्ट पहले की जो भाषा थी जो बोली जाती थी वो कौन सी बोली जाती थी, अपभ्रंश ही बोली जाती थी। इसीलिए यहाँ पे माना जाता है कि हिंदी भाषा के इतिहास का जो आरंभ हुआ वो अपभ्रंश से ही माना जाता है। तो अब यहाँ पे अपभ्रंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से शुरू जो होता है ये आपको सारी चीज़ें नोट करनी है जो यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो अपभ्रंश, अब देखो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको माना जाता है, अगर ये क्वेश्चन बन गया, स्वयंभू को माना जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब देखो अपभ्रंश से बहुत सारी आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है उनका विकास होता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले से भी कि जो हिंदी का विकास हो, देखो हिंदी की जननी तो संस्कृत है, संस्कृत वैसे सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन हिंदी का जो इतिहास प्रारंभ होता है क्योंकि हिंदी के जस्ट पहले कौन सी भाषा थी, अपभ्रंश थी। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हिंदी का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो अपभ्रंश से ही होता है। लेकिन जननी कौन है, जननी संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है, आपकी जननी है, क्योंकि सबका विकास किससे हुआ, आर्य भाषा संस्कृत से हुआ था। अब यहाँ पे अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश से बहुत सारी जो भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा, उनका यहाँ पे विकास होता है, जैसे हिंदी हो गया और बहुत सारी ऐसी अन्य भाषाएं हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के भी कई भेद हैं, यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भेद हैं अपभ्रंश के, और इन 6 भेदों से भी कई आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। तो अपभ्रंश का जो पहला भेद है वो है सौरसेनी। सौरसेनी से किसका विकास होता है, किन किन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखो राजस्थानी का विकास किससे हुआ, तो आपको आंसर क्या करना है, सौरसेनी से होता है। गुजराती का विकास किससे हुआ, तो सौरसेनी से माना जाता है गुजराती का विकास। उसके बाद अपभ्रंश का दूसरा भेद है यहाँ पे मागधी। तो मागधी से किन किन भाषाओं का विकास हुआ, यहाँ पे बिहारी, उड़िया और बांग्ला, इन तीनों भाषाओं का विकास किससे होता है, मागधी से होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे अर्धमागधी। अर्धमागधी से किसका विकास होता है, पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी कहाँ बोली जाती है, आपकी लखनऊ हो गया, मध्य प्रदेश और यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती है पूर्वी हिंदी। इसके बारे में हम अभी डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, अर्धमागधी से हुआ। उसके बाद खस जो भाषा है, ये अपभ्रंश का एक भेद है, और खस से किस भाषा का विकास होता है, पहाड़ी भाषा, पहाड़ी हिंदी जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी हिंदी भाषा। और पहाड़ी हिंदी भाषा में कौन आते हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, जो अपने उत्तराखंड में बोली जाती है गढ़वाली कुमाऊनी, इसको कहा जाता है पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी का विकास किससे होता है, खस से होता है। उसके बाद ब्राचड़ आती है। ब्राचड़, देखो जो ब्राचड़ है इससे किस भाषा का विकास होता है, पंजाबी और सिंधी का। और ये ब्राचड़ और जो खस है, इसमें आपको एक और पॉइंट नोट कर देना है
कि खस और ब्राह्मण में जो विशेषकर प्रभाव देखने को मिलता है वो शौरसेनी से प्रभावित हैं। तो कई बार आपको देखने को ये मिलेगा कि पहाड़ी हिंदी का विकास किन किन मतलब किससे होता है। तो यदि खस वहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो शौरसेनी अगर ऑप्शन में दिया है तो आपको शौरसेनी करना है, क्योंकि जो ये खस है ये किससे प्रभावित है, ये शौरसेनी से प्रभावित है। उसी प्रकार ब्राह्मण भी किससे प्रभावित है, शौरसेनी से ये प्रभावित है। उसके बाद है महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री से किसका विकास होता है, मराठी भाषा का विकास होता है। तो ये तो सभी अपभ्रंश के भेद थे और इन अपभ्रंश के जो ये भेद हैं इनसे विकास होता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। ये सारी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, यानी जो आधुनिक भाषा है जो भारत में बोली जाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों के बारे में। मैं आपको बता दूं जो हिंदी भाषा है ये भारत के लगभग 9 राज्यों में बोली जाती है। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियों के बारे में। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों होती क्या है। तो सबसे पहले बोली की बात कर लेते हैं। बोली वो भाषा होती है जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे कहा जाता है बोली। अब देखो जो बोली होती है इसमें क्या है, कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होती है। इसमें साहित्यिक रचना इसलिए नहीं होती है कि जो बोली होती है एक तो वो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और उसकी कोई लिपि नहीं होती है, इसलिए उसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। लिपि का मतलब होता है लिखने की शैली। तो यदि किसी बोली की या भाषा की लिखने की शैली नहीं होगी तो उसमें साहित्यिक रचना कैसे होगी। तो इसलिए जो बोली होती है उसमें यानी उसमें क्या नहीं होती है, साहित्यिक रचना नहीं हो पाती। उसके बाद बात आती है उपभाषा की। तो जो उपभाषा होता है ये बोली से थोड़ा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बोली तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, इससे थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाती है उपभाषा। और उपभाषा में क्या होता है, इसमें साहित्यिक रचना होती है। जैसे अवधि है, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, रामायण लिखी है, वो किस में लिखी है, अवधि में लिखी है। तो अवधि एक उपभाषा है, इसमें साहित्यिक रचना होती है। और उसके बाद आती है भाषा। तो भाषा जो एक पूरे देश में या कई राज्यों में बोली जाती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी अपनी एक लिपि होती है यानी लिखने की शैली होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका साहित्यिक रचना होती है, क्योंकि इसमें लिपि है यानी लिखने की शैली है तो साहित्यिक रचना भी होगी। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे बोली जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। उपभाषा थोड़े से बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी, इसमें साहित्यिक रचना होती है, जैसे अवधि हो गया। और उसके बाद आती है भाषा, जैसे हिंदी हो गया जो एक कई राज्यों में या एक पूरे देश में बोली जाती है। इसे कहा जाता है भाषा, उपभाषा और बोली। अब यहाँ पे हिंदी भाषा को भी यहाँ पे 5 उपभाषाओं में और 17 बोलियों में विभाजित किया गया है। यानी हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। अब देखो आप सभी जानते होंगे कि जो हिंदी भाषा है, जो शुद्ध हिंदी भाषा है, वो बहुत कम लोग बोलते हैं। अधिकांशतः लोग जो बोलते हैं उसमें कुछ पार्ट होगा हिंदी का, कुछ उसमें अंग्रेजी मिला देंगे, कुछ उर्दू मिला देंगे, कुछ अन्य भाषाओं का उसमें प्रयोग कर लेंगे। तो ये शुद्ध हिंदी नहीं हुई। शुद्ध हिंदी सिर्फ कुछ ही लोग बोल पाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार हिंदी को भी यहाँ पे क्या हुआ, हिंदी का भी यानी अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी को भी अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। तो इसी को कहा जाता है हिंदी की कई अन्य उपभाषाएं हैं। और कई अन्य उपभाषाओं को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, तो इन्हें कहा जाता है बोलियाँ। तो 17 बोलियाँ और 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। अब देखो कौन कौन सी उपभाषाएं हिंदी में, तो पूर्वी हिंदी हो गया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब देखो जो पूर्वी हिंदी है, सबसे पहले हम पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी ये एक उपभाषा है किसकी, हिंदी भाषा की। इसकी उत्पत्ति यानी पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है, अर्धमागधी से होती है। अर्धमागधी जो कि आपका अपभ्रंश का एक भेद है, अर्धमागधी। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे होता है, अर्धमागधी से यहाँ पे होता है। अर्धमागधी से विकास होता है पूर्वी हिंदी का। अब देखो पूर्वी हिंदी में कौन कौन बोलियां आती है, तो अवधी हो गया, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। देखो अवधी में वैसे अब क्या है, काव्य रचना होने लगी है, तो इसको उपभाषा के अंतर्गत आप रख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के किसके अंतर्गत आ रही है, सीधे इसको हम सीधे क्या बोलते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे मान लेते हैं अवधी को। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती हैं। और ये पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, आपके लखनऊ हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी ये पूर्वी हिंदी बोली जाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश की किस भाषा से हुआ है, अपभ्रंश के किस भेद से हुआ है, तो हुआ है
अर्धमागधी से। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो अवधी बोली है वो उसकी यानी किस उपभाषा की बोली है, तो वो है आपकी पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बात आती है यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास होता है वो यहाँ पे अपभ्रंश के सौरसेनी से, ठीक है। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे होता है? सौरसेनी से होता है। अब देखो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती है। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है हिंदी की, तो इसमें जो बोली आती है खड़ी बोली, खड़ी बोली हो गया, ब्रज भाषा हो गया, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू। जो खड़ी बोली होती है ये आपकी अधिकांशतः दिल्ली हो गया, मेरठ, देहरादून, इन क्षेत्रों में ये खड़ी बोली बोली जाती है। अधिकांशतः हम जो लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो इस खड़ी बोली हिंदी का ही हम प्रयोग करते हैं आम भाषा में, बोलचाल में, क्योंकि हम जो भाषा बोलते हैं उसमें बहुत सारी भाषाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो इसको कहते हैं खड़ी बोली। उसके बाद ब्रज भाषा जो ब्रज के क्षेत्रों में, मथुरा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। तो इन सभी बोलियों का विकास किससे हुआ है? ये किसके अंतर्गत आती हैं, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सारी बोलियां आती है, जिसका विकास सौरसेनी से हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर राजस्थानी। तो राजस्थानी जो उपभाषा है इसका विकास होता है सौरसेनी से। और राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। अब देखो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी राजस्थानी कौन सी है या पूर्वी राजस्थानी कौन सी है? तो जो मारवाड़ी है इसको कहा जाता है पश्चिमी राजस्थानी, ये पश्चिमी भाग में बोली जाती है। देखो भाषा का विकास ना ये क्षेत्रों के अनुसार हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ शब्द अलग अलग वहाँ पे बोले जाते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पे अलग वो भाषा हो गई। तो जो भाषा है वो इसी प्रकार से यहाँ पे बढ़ जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में वो अलग अलग प्रकार से ही बोली जाती है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी लगभग जो 9 राज्यों में बोली जाती है, तो प्रत्येक राज्य में जो हिंदी है उसमें कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थानी। जयपुरी को, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, इस प्रकार से बनता है क्वेश्चन एग्जाम में। जयपुरी को बोलते हैं आपकी पूर्वी राजस्थानी, और मेवाती को बोला जाता है यहाँ पे उत्तरी राजस्थानी, जबकि जो मालवी है इसको कहा जाता है दक्षिणी राजधानी। तो मारवाड़ी हो गया, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, मारवाड़ी हो गया पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी हो गया पूर्वी राजस्थानी, आपकी मेवाती हो गया आपकी उत्तरी राजस्थानी, और मालवी हो गया दक्षिणी राजस्थानी। अब देखो जयपुरी है जो, इसको ढूंढाली बोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढाली। ढूंढाली बोली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जयपुरी को, यानी पूर्वी राजस्थानी को। उसके बाद आते हैं यहाँ पे बिहारी हिंदी। तो जो बिहारी हिंदी है ये बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है मागधी से। मगध कहाँ है? बिहार में है। तो जिस क्षेत्र में से उसकी उत्पत्ति हुई उसी को यहाँ पे नाम दे दिया मागधी। तो मागधी से विकास होता है बिहारी हिंदी का। और बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी किस में आती हैं? बिहारी हिंदी में आती है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जिसका विकास होता है खस। अब देखो ऐसा ही माना जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे कई समय तक खस जाति का शासन रहा, तो इन्होंने जो भाषा अपनाई, जो भाषा बोली, उसको कहा जाता है खस। और इसी खस से विकास होता है पहाड़ी हिंदी का, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती है। तो गढ़वाली और कुमाऊनी में अगर आप उसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे हिंदी मतलब लिखो किस प्रकार से आएगी? हिंदी के प्रकार से ही लिखी जाएगी। तो कुल मिला के वो क्या है? आपकी एक हिंदी है, लेकिन वो कैसी हिंदी है? उसको कैसी हिंदी माना जाता है? पहाड़ी हिंदी माना जाता है। तो पहाड़ी हिंदी में आगे आपके गढ़वाली और कुमाऊनी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, और कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत यहाँ पे आती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिपि के बारे में। देखो लिपि क्या होती है? तो लिपि होती है अपने भाव या विचारों की जो अभिव्यक्ति है उसको लिखित ध्वनि संकेत के माध्यम से क्या करना? अभिव्यक्त करना, या लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करना। यानी किसी भी भाषा की जो लिखने की शैली होती है उसे कहा जाता है लिपि। जैसे हम हिंदी जो भाषा है अभी हम आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये आपकी क्या है? मौखिक भाषा है। लेकिन अगर हम आपको जो ये हमने लिख रखा है, इसके जो ये लिखा हुआ है, कुल मिला के ये हमारे भाव या विचार हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं। तो जो ये लिखने की शैली है इसको कहा जाता है लिपि। तो जो ये लिखी गई है इसको कहा गया है देवनागरी लिपि। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है हमारे द्वारा, ये है देवनागरी लिपि द्वारा लिखी गई है। तो हिंदी भाषा को
वर्णों के माध्यम से या ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखित ध्वनि संकेत उनके माध्यम से अभिव्यक्त करने की जो शैली है उसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब देखो हिंदी भाषा की लिपि है यहाँ पे देवनागरी, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो है रोमन, और जो उर्दू भाषा की लिपि है वो है फारसी। अब देखो जो फारसी है ये कैसे कैसे लिखा जाती है? ये लिखी जाती है इस प्रकार से, यानी दाएं से बाएं। जो देवनागरी हम तो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन जो फारसी है, ये जो उर्दू भाषा की लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये आपको नोट करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, इसका विकास कैसे हुआ। तो जो भारत में जितने भी भाषाएं हैं और उन भाषाओं की जितनी भी लिपियाँ हैं उनका विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। तो भाषा यानी हिंदी भाषा की लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का भी विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि आती है। गुप्त यहाँ पे शासन रहा है, तो इसलिए उस समय की जो लिपि थी उसको कहा गया गुप्त लिपि। उसके बाद सिद्ध मातृका, उसके बाद कुटिल लिपि आती है, और कुटिल लिपि के बाद आती है नागरी, जिसको आज क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। अब देखो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये नोट करना है। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इनकी लिपि कौन है? देवनागरी लिपि। उसके बाद नेपाली हो गया, सिंधी, मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, बोडो, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है? वो है आपकी देवनागरी लिपि। अगर इन सभी भाषाओं को अगर आप लिखना चाहते हो तो देवनागरी लिपि में ये लिखनी पड़ेगी। यानी इसको हम अगर लिखित वर्णों के माध्यम से या लिखित ध्वनि संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो किस लिपि से करेंगे? देवनागरी लिपि से करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया जो आज हिंदी भाषा का विकास का जो टॉपिक था, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं, प्रमुख बोलियां, और साथ ही साथ अपभ्रंश के बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताया है। तो यहाँ से इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हर चीज़ जो आपको यहाँ पे बताई गई है वो आपको ज़रूर नोट करनी है, अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।